श्री गौतम किशन मांगड़े जी, हिंगोली लोकसभा प्रत्याशी श्री गजानन डुडाबा जी ढोल जी, अकोला लोकसभा प्रत्याशी श्री काशी नाम दमोरे जी, परभनी लोकसभा प्रत्याशी आलमगीर जी के साथ साथ समस्त महाराष्ट्र प्रदेश के प्रत्याशियों के समर्थन में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। आप सभी लोग आदरणीय बहन जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत व अभिनंदन करेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण आदरणीय बहन जी को तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर स्वागत व अभिनंदन करेंगे। अब मैं आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने ख्यालात रखें। आदरणीय बहन जी। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आपके नागपुर लोकसभा व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि मुझे ये बताया गया कि कल आपके नागपुर और आसपास के इलाकों में मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, आंधी तूफान आया हुआ था, बरसात आई हुई थी, आप लोग घबरा रहे थे कल लोग कैसे इधर आ पाएंगे, लेकिन कुदरत ने आपकी मदद की और आज मौसम काफ़ी हद तक अच्छा रहा और आप लोग आज बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आए हैं। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी ये चुनाव कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। और इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आप
आपके यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़, खराब मौसम होने के बावजूद भी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी पार्टियों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है और यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों व कार्यशैली की वजह से ही आप लोगों को ये मालूम है कि हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की भी जरूरत पड़ी है। यदि कांग्रेस पार्टी कमजोर तबके के लोगों का पूरी ईमानदारी निष्ठा से भला करती, उनको भारतीय संविधान के तहत जो दिए गए कानून है उनका पूरा लाभ उनको देती, तो शायद हमें बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बीएसपी को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में काफी अंतर रहा है। आप लोगों को ये भी मालूम है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के राज में काफी लंबे अरसे तक ये संघर्ष करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। और इतना ही नहीं, इनके कारवां को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले, बाबा साहब के देहांत के बाद इनके कारवां को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी की जब डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो तब सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर नहीं किया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके तहत जो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सेंटर में अपनी हुकूमत के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल सका। बहुजन समाज पार्टी के ही अथक प्रयासों से, संघर्ष के कारण ही फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब कांग्रेस सेंटर से बाहर हुई और श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, तब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी को काफी संघर्ष करना पड़ा था। पहली बार बीएसपी के कुछ एमपी जीत कर आए थे 1989 में, मैं खुद भी जीत कर आई थी। श्री बीपी सिंह चाहते थे
कि हम आपका समर्थन चाहते हैं बीएसपी का, और मान्यवर श्री कांशीराम जी को उन्होंने ये कहा कि आप जो भी मंत्रालय मायावती को देना चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें समर्थन दे दीजिए। तो हमने उस समय श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री पद या बड़ी कुर्सी आदि नहीं चाहिए, हमारी केवल 2 ही मांगे हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना। हमने बड़ी कुर्सी ठुकरा दी, लेकिन हमने दलितों के सम्मान में और पिछड़ों के अधिकारों को ध्यान में रखकर हमने कहा कि हम समर्थन देंगे, हमारी ये दोनों मांगे मान लो। श्री बीपी सिंह की सरकार ने उस समय हमारी ये दोनों मांगे मान ली और हमने उनको समर्थन दे दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि बीएसपी के अथक प्रयासों से ही तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई। और कांग्रेस पार्टी की इस किस्म की जो मानसिकता थी, जो गलत नीतियां थी, गलत कार्यशैली थी, जातिवादी जो मानसिकता थी, तो उसके कारण फिर ये पार्टी धीरे धीरे केंद्र व ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई और हमें भी फिर बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। और जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए और अब इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा इनको हवाई व कागजी गारंटी भी काफी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी हद तक खुलासा माननीय सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है तथा जिसमें यानी कि बॉन्ड के जरिए धनवानों से पैसा लेने का अपनी पार्टी के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। हमारी पार्टी ने एक भी पैसा बॉन्ड के जरिए किसी भी पूंजीपति और धन्ना सेठ से नहीं लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है, जिसकी देश में यह आम चर्चा भी है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी
वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ये दिए जाने के कारण अब इन वर्गों को पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अब हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कोई खास खत्म नहीं हुआ है। इनके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी नीतियों व कार्यशैली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में
विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश के अधिकांश जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल यहाँ हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में अब आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई काफी ज्यादा त्रस्त है, परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो ये भी देश के लिए अति चिंता की बात है। इसे भी जरूर रोका जाएगा और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में कतई भी नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से खासकर गरीब एवं बेरोजगार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर रहा है, शुरू से ही काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी
विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। समाज में खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान भी दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरी आप लोगों से यही पुरजोर अपील है कि हमारी पार्टी ने आपके नागपुर व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी अर्थात पूरे महाराष्ट्र से जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिनको कामयाब बनाने के लिए यहाँ सेंटर एवं स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट अध्यक्ष एवं आपके महाराष्ट्र स्टेट के अध्यक्ष व स्टेट की पूरी कमेटी और यहाँ के जोन एवं अन्य सभी स्तर की कमेटी के पदाधिकारी जिनको जिताने में पूरे जी जान से लगे हैं, और इसके लिए अब पार्टी के लोगों को वोट वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा प्रत्याशियों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अवश्य ही जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर जिताना है, कामयाब बनाना है। इसकी मैं पुनः आपसे अपील करती हूँ। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके बाद ही तब फिर आपको अपना अन्य कोई कार्य करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, जो वोट वाले दिन पुरुषों से बढ़ चढ़कर अपने अपने पोलिंग बूथों में अपने उम्मीदवारों को पोलिंग बूथों पर अपने उम्मीदवारों को वोट डालेंगी। इसके साथ साथ आपका ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपके अपने अपने पोलिंग बूथों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, अर्थात अपनी पार्टी का एक एक वोट समय से जरूर पड़ जाना चाहिए। और अब मैं अंत में पुनः यहाँ अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के
उन्हें भारी वोटों के अंतर से जिताने की अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी महाराष्ट्र में उनका, वैसे तो पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन महाराष्ट्र में खासकर जो ये उनकी कर्म भूमि रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा प्रयास किया था कि आप महाराष्ट्र सेंटर के साथ साथ खासकर महाराष्ट्र स्टेट की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की आप लोग अपने हाथ में लें, लेकिन उनके जीते जी आप लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। उनके देहांत के बाद फिर इनके कारवां को, अधूरे पड़े कारवां को मान्यवर श्री कांशीराम जी ने तो मंजिल तक पहुंचाने का पूरा अथक प्रयास किया। इत्तेफाक से मान्यवर श्री कांशीराम जी की ये भी महाराष्ट्र की कर्म भूमि रही। उन्होंने पूना से इस मूवमेंट को शुरू किया, पूरे महाराष्ट्र में लेकर गए, पूरे देश में लेकर गए, बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन उनके जीते जी आप लोगों ने उनको निराश ही रखा। बाबा साहब को भी निराश किया, मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी निराश किया। अब दोनों हमारे बीच में नहीं है। मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि यदि आप लोग वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के आप सच्चे अनुयायी हैं, तो जो गलतियां अभी तक आप लोगों ने की हैं उसमें सुधार लाकर आप लोग उनके अधूरे पड़े कारवां को जरूर आप लोग पूरा करेंगे। अभी मौका मिल रहा है, आप पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, आपके महाराष्ट्र, जिसके तहत आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी हो रहा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, खास तौर से नागपुर, विदर्भ के लोगों से और इस क्षेत्र के लोगों से, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग जो कुछ कार्य आप लोग उनके जीते जी नहीं कर सके, कम से कम आप लोग अब उनके देहांत के बाद तो ये कार्य जो उनकी दिली तमन्ना थी इसको जरूर पूरा करें और इस चुनाव में आप लोग जरूर अच्छा रिजल्ट लाएं। तो यही हमारे इन दोनों महापुरुषों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।